कसाई समुदाय में हुई घटना अब तक चारों तरफ फैल चुकी थी। इस खबर ने समूचे झुंझुनू को चौंका दिया था। खबर थी कि कसाई समुदाय और केंद्रीय सत्ता ने मिलकर 20 से अधिक ब्रह्मांड मंडल के अमर पिशाचों को मार डाला है। इसमें मलिक जायसी और रानी दामिनी भी शामिल थी। चर्चा इस बात की भी थी कि स्पेस टोर की शक्ति से संपन्न दक्ष ने रानी दामिनी को मारने के लिए अमर पिशाच समुदाय के सबसे घातक हथियारों में शामिल तीर धनुष का इस्तेमाल किया था। तक्षग्राम के श्यामलाल भी इस लड़ाई में शामिल हुए थे। इस खबर के बाद तक्षग्राम सहित समूचा झुंझुनू चौकन्ना हो गया था। उन्हें डर था कि अमर पिशाच समुदाय के योद्धा निश्चित रूप से पलटवार करेंगे। 20 से अधिक अमर पिशाचों की हत्या हो चुकी है। अमर पिशाच समुदाय शांत नहीं बैठेगा, तक्षग्राम के एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, हमें अपने योद्धाओं को सीमा सुरक्षा के लिए तैनात करना होगा। हम किसी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। तक्षग्राम के ज्यादातर योद्धा सीमा पर तैनात हो गए। वो सभी किसी भी विपरीत स्थिति का सामना करने को तैयार थे। वहीं अमर पिशाच समुदाय के योद्धाओं के लिए सबसे बड़ा दुश्मन राजकुमार दक्ष था। वो किसी भी स्थिति में दक्ष से निपटना चाहते थे। हालांकि रक्त समुदाय में अमर पिशाचों के घुसपैठियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, इसलिए उनका संपर्क तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वो चाहकर भी मध्य क्षेत्र में अशांति पैदा नहीं कर सकते थे। झुंझुनू का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां वर्तमान स्थिति को लेकर बैठक ना चल रही हो। केंद्रीय सत्ता, रक्षा मंत्रालय, मैथिलाड बैंक, कसाई समुदाय, चंद्रमा वाहिनी क्षेत्र में आगे की योजना पर विमर्श हो रहा था। दक्ष के ऊपर से संकट टल गया था, इससे मृणालिनी भी खुश थी। केंद्रीय सत्ता की वरिष्ठ योद्धाओं की बैठक में मृणालिनी पहुंची। इस बैठक में केंद्रीय सत्ता का समर्थन करने वाले योद्धा समूह, समुदायों और कबीले से प्रतिनिधि शामिल हुए। तभी किसी ने मृणालिनी को जानकारी दी कि ब्रह्मांड मंडल के कम से कम 20 और योद्धाओं की मौत हुई है। मृणालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि झुंझुनू में आखिरकार चल क्या रहा है। समय प्रसंग पत्रिका के प्रकाशन की जिम्मेदारी मृणालिनी के ऊपर ही थी, इसलिए झुंझुनू में सबसे अधिक संपर्क उसी के थे। किसी भी खबर की जानकारी औरों से पहले उसी को लगती थी। सभी मृणालिनी से वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहते थे। मृणालिनी को आशंका थी कि रक्त समुदाय की शांति अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मृणालिनी का चेहरा और गंभीर हो गया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने पता लगाने की कोशिश की कि किन 20 से अधिक योद्धाओं की मौत हुई है। हालांकि वो इसका पता लगाने में सफल नहीं हो सकी। इसकी वजह से मृणालिनी और परेशान हो गई। उसके मुताबिक रक्त समुदाय का आंतरिक संघर्ष अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। मृणालिनी ने कहा, ट्रेनर कैलाश इस समय रक्त समुदाय में है। यदि कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो उसे रोकने में ट्रेनर को सक्षम होना चाहिए। फिर भी इतनी बड़ी हलचल क्यों मची है? जया गंभीर दिख रही थी। उसने कहा, ट्रेनर कैलाश के होते हुए यदि कुछ घटित हुआ है तो उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बैठक में हर कोई परेशान दिख रहा था। किसी को नहीं पता था कि रक्त समुदाय में वास्तव में क्या हुआ है। सभी वास्तविक खबर का इंतजार कर रहे थे और सभी को उम्मीद थी कि कोई सकारात्मक खबर मिलेगी। लेकिन मृणालिनी घबराई हुई थी। उसने अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। वो रक्त समुदाय और ट्रेनर कैलाश के लिए चिंतित थी ही, लेकिन उसकी सबसे अधिक चिंता दक्ष को लेकर थी। आखिरकार दक्ष अपने रूप को बदलकर रक्त समुदाय के अंदर था और उसने बहुत बड़ा जोखिम उठा रखा था। कभी भी उसकी हत्या की जा सकती थी। बैठक में मौजूद सभी योद्धा तरह तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन तभी मृणालिनी की आंखें चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तक्षग्राम के प्रशासक श्यामलाल का संदेश आया है। रक्त समुदाय बुरे दौर से गुजर रहा था। वहां केवल और केवल अशांति फैली हुई थी, लेकिन अब सारी समस्याएं सुलझ चुकी हैं।
मृणालिनी ने रक्त समुदाय के सारे घटनाक्रम को अन्य योद्धाओं के साथ साझा किया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी की आंखें चमक उठी। एक योद्धा ने कहा, क्या मुखिया पत्नी रश्मि नाथन अमर पिशाचों के लिए काम करती थी? मृणालिनी ने कहा, हां, रश्मि नाथन पिछले कई वर्षों से अक्षयधाम घाटी में रहकर अपने योद्धाओं को तैयार कर रही थी ताकि मौका मिलने पर रक्त समुदाय को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। लेकिन मुखिया पत्नी होने की वजह से वैसे भी वो एक प्रभावी योद्धा के तौर पर खुद को स्थापित करने में सक्षम थी, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? एक योद्धा ने पूछा। मृणालिनी ने कहा, रक्त समुदाय में भले ही मुखिया के आदेशों पर सबको संचालित किया जाता है, लेकिन उसे नियंत्रित करने के लिए महामहिम और सेनापति होते हैं, यानी सारी शक्तियां मुखिया के पास नहीं होती हैं। युद्ध और समझौते के लिए सभी की राय ली जाती है और जब तक सभी की सहमति नहीं होती है तब तक रक्त समुदाय में कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। सबसे बड़ी बात, रक्त समुदाय में जनभावना का भी ख्याल रखा जाता है। ऐसे में कोई भी योद्धा, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, वो पूरी तरह से रक्त समुदाय को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता है। स्वाभाविक रूप से मुखिया पत्नी इस बात को जानती होगी और यही वजह रही होगी कि मुखिया पत्नी ने अमर पिशाचों के साथ समझौता किया और वो रक्त समुदाय को नियंत्रित करने लगी। जया ने गंभीर लहजे में कहा, रश्मि नाथन ने जिस तरह से रक्त समुदाय को संकट में डाला, ऐसी घटनाएं हमें भविष्य के लिए सतर्क करती हैं। साथ ही हमें इस तरह से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। पहले जो कुछ हुआ वो हमारी बहुत बड़ी भूल थी, इसे स्वीकार करना चाहिए। तभी एक अन्य योद्धा ने कहा, मृणालिनी, क्या तुमने इस बात की जानकारी निकाल ली है कि मुखिया पत्नी अमर पिशाचों के संपर्क में कैसे आई? क्योंकि वो ना तो महान योद्धा के रूप में खुद को स्थापित कर पाई थी और ना ही उसकी इतनी क्षमता थी कि अमर पिशाच समुदाय सीधे तौर पर उससे संपर्क करते। ये वाकई तार्किक सवाल था, जिसे सुनकर मृणालिनी गंभीर हो गई। हालांकि झुंझुनू में क्या घटित हो रहा है और क्या हुआ है, इसकी जानकारी निकालना मृणालिनी के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था। इसीलिए मृणालिनी के साथ अमर पिशाचों का संपर्क कैसे हुआ, वो चाहे कितना ही रहस्यमयी क्यों ना हो, मृणालिनी उसे जरूर निकाल लेती। मृणालिनी के करीब एक योद्धा ने कहा, क्या अमर पिशाचों ने मुखिया पत्नी से इसीलिए संपर्क किया ताकि वो चंद्रमा वाहिनी क्षेत्र तक पहुंच सके? मृणालिनी ने कहा, तुम सही कह रहे हो, ऐसा संभव है। लेकिन यदि अमर पिशाच समुदाय का एक भी योद्धा चंद्रमा वाहिनी क्षेत्र में पहुंचने में सफल हो जाता है तो फिर यह मानव जाति के लिए किसी आफत से कम नहीं होगा। तभी एक योद्धा ने सूचना दी कि 10वें सम्राट देवपाल की छाया अक्षयधाम घाटी में देखने को मिली है। इस जानकारी के बाद मृणालिनी और भी गंभीर हो गई। यदि देवपाल की आभा अब तक उपस्थित है तो इसे सहजता से नहीं लिया जा सकता है। देवपाल एक ऐसे योद्धा हैं जिनका सामना केवल महारानी कर सकती हैं। जया ने कहा, हैरानी इस बात से भी हो रही है कि देवपाल ने अरुण भगत को दर्शन क्यों दिए? एक अन्य योद्धा ने पूछा, देवपाल अब भी जीवित है या उनकी आभा ही प्रकट हो रही है? इसका पता जल्दी से जल्द लगाना होगा। 10वें सम्राट देवपाल ने ही दक्ष को अमर पिशाचों से जुड़ा रहस्य दिया था और उनकी आभा के बल पर ही दक्ष ने मुखिया पत्नी को भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अब तक पूरी जानकारी रक्त समुदाय से बाहर नहीं निकल सकी थी। दूसरों ने कहा, 10वें सम्राट के बारे में तरह तरह की कहानियां कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मारे जा चुके हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि वो अब तक जीवित हैं। लेकिन हाल में जो भी चीजें दिखी हैं, इससे ये तो स्पष्ट हो चुका है कि कुछ ना कुछ चीजें छिपाई जा रही हैं। जया ने कहा, यदि वो जीवित हैं तो फिर छिपाने जैसी कोई बात तो नहीं है। 800 साल पहले ही वो 9 सम्राटों के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। फिर कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से वो छिपकर रह रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि केंद्रीय सत्ता की महारानी उन्हें दबा सकती है, इसीलिए वो खुद को छिपाकर रख रहे हैं? एक अन्य योद्धा ने कहा, नहीं, महारानी अब भी अपनी क्षमता को बेहतर कर रही हैं। महारानी के पिता की मौत के बाद महारानी की ताकत घट गई थी। 10वें सम्राट देवपाल चाहते तो उस अवसर का लाभ उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि कुछ और बात है। मृणालिनी गंभीर दिख रही थी।
बैठक में मौजूद एक योद्धा ने कहा, क्या ऐसा संभव है कि देवपाल अमर पिशाचों की साम्राज्ञी के लिए काम कर रहे हो? जया ने कहा, तो आप ये कहना चाहते हो कि अमर पिशाचों की साम्राज्ञी अब भी जीवित है और वो चंद्रमा वाहिनी क्षेत्र में छिपकर रहती है? दूसरे योद्धा ने फौरन इसका खंडन किया और कहा, अमर पिशाच समुदाय की साम्राज्ञी पहले से ही काफी मजबूत है। वो 9 सम्राटों से भी अधिक मजबूत मानी जाती है। यदि वो अब भी जीवित होती तो चंद्रमा वाहिनी क्षेत्र में क्यों रहती? बैठक में मौजूद सभी योद्धा अपनी अपनी आशंकाएं और अनुमान साझा कर रहे थे। मृणालिनी खड़ी हुई और उसने जया से कहा, इस बैठक को फिलहाल यहीं खत्म कर दिया जाए, तब तक मैं वास्तविकता का पता लगाती हूं। जया ने कहा, लेकिन हमें मुखिया पत्नी रश्मि नाथन से निपटने के लिए योजना बनानी चाहिए। यदि हम उसे जल्द खत्म नहीं करते हैं तो फिर हमारे सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। रश्मि नाथन इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, उससे निपटना आसान नहीं होगा। कौन ऐसा योद्धा है जो उसे चुनौती देने की क्षमता रखता है? रक्षा मंत्रालय के प्रमुख ने पूछा। सभी की निगाहें मृणालिनी पर थी। मृणालिनी को झुंझुनू के प्रत्येक योद्धा की क्षमता के बारे में जानकारी थी, इसीलिए स्वाभाविक रूप से सभी उससे उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो ऐसे योद्धा का नाम बता सकती है। हम इस संबंध में बाद में बात करते हैं, कहते हुए मृणालिनी बैठक से बाहर निकल गई। मृणालिनी इस समय दक्ष की सुरक्षा को लेकर काफी परेशान थी। दूसरी तरफ मुखिया बनने के बाद दक्ष युवा प्रतिनिधि के निवास को छोड़कर मुखिया निवास में चला गया। मुखिया निवास पहाड़ की चोटी पर था, जो कि रक्त समुदाय के केंद्र में स्थित था। भवन के परकोटे से समूचे रक्त समुदाय को देखा जा सकता था। दक्ष ने आध्यात्मिक साधना की और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। दक्ष के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। दक्ष के सामने मौजूद काला बिल्ला काफी चिंतित दिख रहा था। दक्ष ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? काले बिल्ले ने गंभीर लहजे में कहा, गुरु, अपन आपके लिए चिंतित है। मेरे लिए? मुस्कुराते हुए दक्ष ने पूछा। काले बिल्ले ने कहा, हाँ, क्योंकि पिछले घटनाक्रम के बाद अमर पिशाच के निशाने पर अरुण भगत और दक्ष दोनों ही होंगे। वो दोनों को खत्म करने के लिए कोई ना कोई पैंतरा अवश्य अपनाएंगे, इसलिए मैं काफी परेशान हूं। दक्ष ने कहा, परेशान मत हो। यदि वो मेरा शिकार करना चाहते हैं तो मैं भी बचने की कोशिश करूंगा। दक्ष ने चंद्रहास तलवार निकाली और तलवार को गौर से देखते हुए कहा, तुम सभी के सहयोग से मैं आज तक सफल रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आगे की लड़ाई में भी मुझे सफलता ही मिलेगी और अमर पिशाचों को खत्म करने के बाद अपने सबसे ताकतवर दुश्मन चिनाई से भी बदला लेने में मैं सफल रहूंगा। तभी दक्ष के कान खड़े हो गए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बड़ा खतरा उसकी तरफ आ रहा है। आखिर ऐसा क्या आने वाला है?